गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में आज हम जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि ये जीन एक्सप्रेशन या जीन अभिव्यक्ति क्या होती है। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने क्लियरली पढ़ लिया था कि जो जीन होता है उसका क्या मीनिंग होता है, जीन का अर्थ क्या होता है, उसका पूरा कंसेप्ट हमने देखा था। तो एक्चुअल में जीन जो होता है वो डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है। एक कंसेप्ट तो ये क्लियर हुआ था। सेकंड चीज़ हमने ये भी देखी थी कि डीएनए का कितना बड़ा टुकड़ा। तो डीएनए का एक इतना छोटा या इतना बड़ा टुकड़ा जो किसी एक लक्षण को निर्धारित करने की क्षमता रखता हो, वो जीन होता है। यानी डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो किसी एक लक्षण को तय कर सकता हो, निर्धारित कर सकता हो, वो जीन है। ओके। अब हमने ये भी देखा था कि जो जीन होता है वो वंशागति यानी कि हेरिडिटी का एक भौतिक और क्रियात्मक आधार है, क्योंकि सारे लक्षण जो होते हैं वो किसी न किसी जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जो हेरिडिटी हो रही है, लक्षणों की जो वंशागति हो रही है, तो ये वंशागति कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। तो इस तरीके से जीन क्या हो गया? वंशागतिकी का भौतिक एवं क्रियात्मक आधार। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो रियल थिंग हमें इसमें सोचनी और पढ़नी है वो ये है कि ये जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है। तो एक्चुअल में जीन में जो सूचना निहित होती है वो सूचना प्रकट होगी किसी लक्षण के माध्यम से, किसी लक्षण के रूप में। तो जीन में निहित सूचनाओं का किसी लक्षण के रूप में प्रकट होना, वो जीन अभिव्यक्ति कहलाती है। कि भाई ये वाला जीन है वो आँख के रंग को निर्धारित करेगा, ये वाला जीन त्वचा के रंग को निर्धारित करेगा, ये वाला जीन शरीर की लंबाई को निर्धारित करेगा, ये जीन बाल के रंग को निर्धारित करेगा कि बाल का रंग किस प्रकार का होगा। तो ये जो लक्षण हैं अलग अलग तरीके से, त्वचा का रंग, आँख के रंग, बालों का रंग, शरीर की लंबाई, ये सब जो लक्षण हैं, इन लक्षणों को कोई न कोई एक जीन निर्धारित कर रहा है। तो जो जीन में जो सूचना है उनका इन लक्षणों के रूप में प्रकट होना, इन लक्षणों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना ही जीन एक्सप्रेशन होता है। ओके। तो अब आप समझ में आ गई होगी बात कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब जीन में निहित सूचनाओं का किसी लक्षण के रूप में प्रकट होना जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। अब ये सूचनाओं के, ये जो जीन में निहित सूचना है वो अपने आप को किस तरीके से प्रकट करती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका क्रम क्या है, ये सारी बातें जानना ही जीन अभिव्यक्ति है। ठीक है। तो जीन में निहित सूचनाओं का प्रकट होना, उनका क्रम, उनकी प्रक्रिया और इन सूचनाओं का संप्रेषण किस तरीके से होता है, इसमें कई सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। और इसमें से जो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है वो है एक दिशीय संचरण या यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जिसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? एक दिशीय संचरण अर्थात यूनी डायरेक्शनल फ्लो, जिसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो 1958 में क्रिक नामक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था। इस कंसेप्ट के हिसाब से डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। कहने का मतलब डीएनए में जो जीन है, उस जीन में जो सूचनाएं हैं, जेनेटिक मतलब जो सूचनाएं होती हैं न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम के रूप में, वो सूचनाएं आरएनए में जाती है और आरएनए में जो सूचना है जेनेटिक कोड के रूप में, उन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये प्रोटीन एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं, क्योंकि विशिष्ट सूचना के आधार पर बने हुए प्रोटीन है। तो ये विशिष्ट प्रोटीन एक विशिष्ट लक्षण को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से इस डीएनए यानी कि जीन में जो सूचना थी वो आरएनए के माध्यम से प्रोटीन में गई और प्रोटीन ने उस सूचना को लक्षण के रूप में प्रकट किया। तो ये होता है जीन अभिव्यक्ति का क्रम या प्रक्रिया। कौन से सिद्धांत के अनुसार? सेंट्रल डोगमा यानी एक दिशीय संचरण, जो कि क्रिक ने 1958 में प्रतिपादित किया था। ठीक है। अर्थात यहाँ सूचनाओं का प्रवाह किस क्रम में हुआ? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ने लक्षण बनाया। यहाँ ये ध्यान रखना है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है, स्पेशली एमआरएनए बनने की प्रक्रिया, वो अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और आरएनए से प्रोटीन
बनने की प्रक्रिया कि आरएनए में जो सूचनाएं हैं उस आधार पर प्रोटीन का निर्माण होगा, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अनुवादन। यानी ये जो सेंट्रल डोग्मा है इसमें दो बातें आ गई, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया जिसे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जिसे अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम एक चित्र के रूप में देखते हैं। देखिए, ये है आपका डीएनए, ठीक है। ये डीएनए हो गया सबसे ऊपर। इस डीएनए के अंतर्गत ये एक छोटा सा पार्ट हो गया, और डीएनए का ये छोटा सा पार्ट जीन कहलाता है। क्योंकि पूरा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट क्रम होता है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड के इस विशिष्ट क्रम के अकॉर्डिंग, है ना, इसी का पूरक आरएनए बनेगा इसी के आधार पर। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ये जो होती है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब कौन से डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में से कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड और दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो 3' to 5' होता है। तो ये जो 3' to 5' वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर आरएनए का निर्माण होगा, और बनने वाला जो आरएनए होगा उसका क्रम जो होगा वो 5' to 3' होगा। और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हुई तो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके का इसकी जो श्रृंखला बनेगी, डीएनए की जो श्रृंखला है टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पूरक बनेगी ये श्रृंखला। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होगा उसी क्रम के पूरक क्रम में यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होंगे आरएनए में। जैसे यहाँ थाइमिन है तो थाइमिन का एडेनिन होगा, एडेनिन है तो एडेनिन का यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन के स्थान पर, ये ध्यान रखना है अपने को। आरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक होती है वो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होती है। तो इस तरीके से उसी के पूरक उसी के अनुसार यहाँ पर आरएनए का निर्माण होगा। अब यह आरएनए जो है इन सूचनाओं को जो डीएनए में निहित थी उन सूचनाओं को कॉम्प्लीमेंट्री जेनेटिक कोड के रूप में यहाँ पर लाया है। और ये जो जेनेटिक कोड हमने पढ़ रखा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, और एक जेनेटिक कोड जो होता है वो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करता है, ठीक है। तो अब ये सूचना यहाँ आ गई एमआरएनए में। एमआरएनए में जो सूचनाएं निहित हैं वो जेनेटिक कोड के रूप में निहित है, और उन्हीं सूचनाओं के अनुरूप फिर यहाँ पर वो अमीनो अम्लों को कोड करेगा। विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल विशिष्ट प्रकार के जेनेटिक कोड के हिसाब से आकर के एडजस्ट होंगे यहाँ पर, और ये जो प्रक्रिया वो राइबोसोम पर होती है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो AUG है, फर्स्ट कोड है, 3 ट्रिप मतलब न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोड बनाते हैं। तो पहला कोड है AUG, तो उससे मिथायोनिन बना, फिर दूसरे से वेलिन बना, तीसरे से ल्यूसिन बना, फिर सीरिन बना। इस तरीके से सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक क्रम में जुड़ जाते हैं, ठीक है, एक क्रम में यहाँ पर जम जाते हैं। फिर आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। और जब कई सारे अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक श्रृंखला बना लेते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और इसके बाद में यहाँ पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ेंगे और जो श्रृंखला बनेगी उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और कई सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ करके प्रोटीन बना लेते हैं, और वो प्रोटीन जो होता है वो लक्षणों को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से सूचना डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में आई, पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ फिर ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। और ये जो पूरा प्रक्रम है इसको जीन अभिव्यक्ति कहते हैं, और इसी पूरे प्रक्रम को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जीन ने अपनी अभिव्यक्ति किस रूप में प्रकट की, प्रोटीन के निर्माण के रूप में प्रकट की, और वही प्रोटीन किसी लक्षण को निर्धारित करता है। तो ये हो गया आपके जीन अभिव्यक्ति का पहला कंसेप्ट जिसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, क्रिक ने प्रतिपादित किया था। जीन की अभिव्यक्ति का दूसरा जो क्रम है वो वृत्ताकार संचरण बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सूचनाएं जीन या डीएनए से एक सर्कुलर क्रम में आगे संप्रेषित हो रही है, आगे पहुँचाई जा रही है। यानी बात तो वही है यहाँ पर भी कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। इस तरीके से आनुवंशिक सूचना डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन के रूप में प्रकट होती है। यहाँ एक बात और ऐड हो गई कि जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन फिर आरएनए के संश्लेषण को निर्देशित करेगा, और जो आरएनए बनेगा
वो डीएनए के संश्लेषण को निर्धारित करेगा। इस प्रकार से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर आरएनए, डीएनए, इस तरीके से वृत्ताकार क्रम में चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, जिसका कोई विशेष इतना महत्व नहीं है। फर्स्ट जो क्रिक वाला सिद्धांत है आपका यूनिडायरेक्शनल, वो ही आजकल उपयोग में आ रहा है, वही मान्य। ये एक और सिद्धांत है जो बाद में खोजा गया, जिसे रिवर्स कम्युनिकेशन या प्रतिलोमी संचरण या कहते हैं। और ये जो संचरण है, इस अवधारणा को टेमिन ने 1964 में प्रतिपादित किया था। बाद में इसको 1970 में बाल्टीमोर वगैरह वैज्ञानिकों ने और उसको इलस्ट्रेट किया, और इस तरीके से इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। इसमें सूचनाओं का जो क्रम है वो उलट हो जाता है, यानी कि सूचना जो होती है वो आरएनए से डीएनए में जाती है, और जब डीएनए से आरएनए में सूचना आती थी तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। यह सूचना आरएनए से डीएनए में जा रही है, इसलिए इसको हम उल्टा ट्रांसक्रिप्शन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। और सूचना जब डीएनए से आरएनए में आती थी तो उसको सेंट्रल डोग्मा कहते थे। चूँकि सूचना यहाँ आरएनए से डीएनए में जा रही है, इसलिए इसको हम रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये एक तरीके का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ पर सूचना उल्टे क्रम में जा रही है, ठीक है, और यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो प्रयुक्त होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो हमारी बात थी, थीम थी, वो इतनी सी थी कि जो सूचनाएं होती हैं वो किस क्रम में संचरित होती है, और दूसरा कंसेप्ट ये था कि जीन अभिव्यक्ति क्या होता है। तो इसका मीनिंग आपको समझना था, सेंस उसका जानना था। तो जीन अभिव्यक्ति का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जीन यानी कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के रूप में जो सूचनाएं निहित होती है, एक सीक्वेंस में निहित होती है, वो न्यूक्लियोटाइड की जो सूचनाएं हैं वो लक्षणों के रूप में किस प्रकार से प्रकट होती है, कौन सा प्रकार का प्रोटीन बनेगा और कैसे लक्षण प्रकट होंगे, वो ही लक्षणों का प्रकट होना ही यहाँ पर उसका क्रम और जो प्रक्रिया है वो ही जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।